सो यस, आई थिंक वी आर लाइव। प्लीज़ ऑडियो वीडियो कंफर्म कीजिए ना एक बार। ओके, सो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए, तो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखते हैं, जैसा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की शीट है आपके पास। सो आज छोटा सा इंट्रोडक्शन रखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, क्या क्या कॉस्ट आती है इसमें, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। मेन तो डेफिनेशन वाइज और थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको कहते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हाय, दिस इज सीए ओम गर्ग, फैकल्टी फॉर सी इंटर ऑडिट एंड एफएम। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो रहने वाला है कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या, उसका इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या उसमें आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, मैं चैप्टर ऐसे शुरू नहीं कर रहा हूँ, बस एटलीस्ट एक आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, चलिए पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझा दूँ इसका। चलिए, फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारा चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग क्या करेंगे इसका, पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको एक इंडेक्स बनवा दूं क्या क्या करने वाले हैं, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा इसका, फिर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स, मतलब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है, क्या क्या कंपोनेंट्स है इसके। ठीक है, और मेन तो इसका यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो इसके कुछ यूजेस भी हम लोग समझेंगे। तो चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो रहेगा, अराउंड मान के चलिए ये वीडियो रहेगा 10 to 15 मिनट्स। मैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा इससे ज़्यादा। ठीक है, आप 10 to 15 मिनट्स इसको मान के चलिए। ठीक है, इस 10 से 15 मिनट में क्या क्या करेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या आते हैं और इसमें क्या क्या यूजेस है वो कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग रेडी है क्या? ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। पहले एक इंट्रोडक्शन कवर करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या टॉपिक है हमारा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या होता है और कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, यही समझना है अपने को। ठीक है, पहले समझते हैं कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का मतलब ये है कि ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। कैपिटल क्या होती है? हर वो फंड जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है। मैंने क्या बोला? हर वो फंड जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अच्छा, कॉस्ट को मैं कैसे समझाऊँ आपको? कॉस्ट आप ऐसे समझ लो, जो आपका फंड इन्वेस्टेड है ना, जो आपका फंड इन्वेस्टेड है, ये उसी की कॉस्ट की बात कर रहा है। जो आपका फंड इन्वेस्टेड है ना, उसी की कॉस्ट की बात कर रहा है। अभी समझते हैं थोड़ी देर में, देखिए। ठीक, चलिए तो फोकस कीजिए डबल ट्रिपल। ठीक है, मान लीजिए ये आपके बिजनेस का टोटल फंड है। मान लीजिए ये जो सर्किल है ये आपके बिजनेस का टोटल फंड है। ये जो ऑरेंज कलर का सर्किल दिख रहा है आपको, ये आपके बिजनेस का टोटल फंड है।
और मैंने अभी आपको क्या बोला, कैपिटल क्या होता है, ऑल फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, हर वो फंड जो इन्वेस्टेड है किसमें, बिजनेस में। अच्छा, अब बिजनेस से पैसा कहाँ कहाँ से आता है, क्या क्या सोर्स है पैसा आने के बिजनेस में, तो आपको ही पता है कि डिबेंचर से भी पैसा लाया जा सकता है, इक्विटी शेयर से भी पैसा लाया जा सकता है, प्रेफरेंस शेयर से भी पैसा लाया जा सकता है, और बॉन्ड्स वगैरह भी इशू करके पैसा रेज किया जा सकता है। मैं अगर 3 कैटेगराइजेशन रखूँ इसका, तो मान लीजिए ये हिस्सा है आपके डेट का, सबसे बड़ा हिस्सा है आपके इक्विटी का, और ये वाला हिस्सा है आपके प्रेफरेंस का। परसेंटेज वाइज अगर लिखूँ तो ये है मान लीजिए 60%, और ये है 25%, और ये है मान लीजिए 15%। देखिए आज का पर्पस मत बोलिए, आज का पर्पस हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैपिटल पे लगने वाली कॉस्ट, कैपिटल पे आने वाली कॉस्ट। कैपिटल क्या होती है, हर वो फंड जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में, हर वो फंड जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में। अब बिजनेस से फंड कहाँ कहाँ से आता है, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, बॉन्ड से, बहुत सारे जरिया हैं, लेकिन हम वो 3 सोर्स मिलकर कवर करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, डिबेंचर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस। चलिए, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं कॉस्ट को, कि सर इस फंड में कॉस्ट कैसे आ रही है। देखिएगा, अभी मैंने आपको बोला कि फंड में डिबेंचर वाले ने भी पैसा लगाया है, इक्विटी वाले ने भी पैसा लगाया है, और प्रेफरेंस वाले ने भी पैसा लगाया है। आप ये बताइए, जब ये डिबेंचर वाला या डिबेंचर होल्डर जब कंपनी को पैसा देगा, मान लेते हैं इसने कंपनी को लेंड किया 100 रुपीज़, मान लेते हैं इसने कंपनी को लेंड किया 100 रुपीज़। एक मिनट दीजिएगा मुझे, ठीक। मान लीजिए डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लेंड किया 100 रुपीज़। अब सोच के बताइए, क्या ये 100 रुपीज़ ऐसे ही लेंड कर देगा क्या? सोच के बताइए, क्या डिबेंचर होल्डर 100 रुपीज़ ऐसे ही लेंड कर देगा फ्री में, कुछ बदले में मांगेगा नहीं कंपनी से? आप ये बताओ, आप बिजनेस में हो, आप किसी को पैसा ऐसे ही दे दोगे क्या? नहीं, सॉरी, आप किसी को पैसा ऐसे ही नहीं दोगे, आप बदले में कंपनी से कुछ आस्क करोगे, सॉरी, ठीक है, आप बदले में कंपनी से कुछ मांगोगे, कुछ एक्सपेक्ट करोगे, बदले में आप कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट करोगे। अब आप डिबेंचर होल्डर हो, कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करोगे? इंटरेस्ट एट द रेट 12%। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट दे? 12%। तो यही क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, दैट इज, बताइए मैंने आपको क्या बोला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? हर वो फंड जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में, हर वो फंड जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में। बिजनेस से पैसा कहाँ कहाँ से आता है? डिबेंचर से, प्रेफरेंस से, इक्विटी से, बॉन्ड से। डिबेंचर होल्डर वाले ने कंपनी को 100 रुपये दिया, एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपये दिया, क्या बदले में वो कुछ नहीं मांगेगा कंपनी से, फ्री में दे देगा? नहीं, कुछ ना कुछ मांगेगा। तो जो वो मांगेगा, जो वो एक्सपेक्ट करेगा, वही क्या है? कंपनी की कॉस्ट। कंपनी ने उससे 100 रुपये लिया, बदले में कंपनी को उसको 12% देना पड़ेगा। 12% किसका? 100 रुपये का, मतलब 12 रुपीज़ देना पड़ेगा। 12 रुपीज़ क्या हो गई? कंपनी की कॉस्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वही लॉजिक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी है, इसने कंपनी को 500 रुपीज़ दिया, इसने कंपनी को 500 रुपीज़ दिया, ये भी बदले में कुछ ना कुछ मांगेगा कंपनी से। भाई कोई 500 रुपीज़ ऐसे नहीं दे देगा बिजनेस में, तो कंपनी से कुछ ना कुछ मांगेगा। अब कंपनी जो इसको देगी, कंपनी जो इसको देगी इन रिटर्न में, यही क्या हो गई? इस 500 रुपये में लगने वाली कॉस्ट। मैंने क्या बोला? जो कंपनी रिटर्न में देगी प्रेफरेंस होल्डर को, वही क्या हो गई? इस 500 रुपये पे लगने वाली कॉस्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। अब एक चीज समझते हैं कि चाहे वो डिवेंचर होल्डर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो,
उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। ठीक है, हम लोग को क्या समझना है कि सर उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, यही समझना है ना कि सर उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। तो एक्सपेक्टेशन मतलब उसका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, उसका मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। अच्छा समझते हैं इसको। मान लीजिए मैं एग्जांपल से ही बात करता हूँ, तो एग्जांपल से ही समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये एक डिबेंचर होल्डर है। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, मतलब मैं प्रॉमिस किया था 10 से 15 मिनट, लेकिन मुझे लगता है नहीं थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि मुझे एक ही चीज़ समझानी पड़ रही है। तो अराउंड 20 मिनट्स मान के चलिए। मान लीजिए डिबेंचर होल्डर है ये, मान लीजिए इसने एफडी करा रखी है 100 रुपीज़ की। मान लीजिए डिबेंचर होल्डर है, इसने एफडी करा रखी है अपनी 100 रुपीज़ की। इस एफडी से उसको मिलता है मान लीजिए 8% रिटर्न मान लेते हैं। अब उसके पास कंपनी आई, ठीक है, कंपनी के कुछ लोग आए उसके पास, किसके पास, डिबेंचर होल्डर के पास। यहाँ पे आए उसके पास और कहे कि आप कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। क्या कहे उससे, आप कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। मान लेते हैं एक बार के लिए कि इसके पास, मान लेते हैं इसके पास सिर्फ यही 100 रुपये थे और 100 रुपये नहीं है इसके पास। अब ये क्या करेगा, ये 100 रुपये यहाँ से एफडी से निकाल के देगा। अब तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि भाई आप मुझसे 100 तो रुपये ले रहे हो, लेकिन मैं इस एफडी में 8% कमा रहा था, तो मुझे भी आपसे 8% चाहिए, मुझे भी आपसे 8% चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप कहोगे सर 8% तो एफडी में कमा रहा था, एफडी में तो कोई रिस्क होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी से मान लेते 2% और मांगेगा। कितना मांग लिया कंपनी से, 10%। अब यही क्या हो गई उसकी एक्सपेक्टेशन, और यही क्या बन गई कंपनी की। देखिए ये केस सब में अप्लाई होगा, चाहे वो डिवेंचर हो, प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो। हम लोग कैसे मानेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या है। आप ऐसे समझो कि वो अभी तक कितना कमा रहा था उस पैसे पे, ठीक है, उतना तो आपको उसको कमा के देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि डिबेंचर होल्डर ने 100 रुपये की एफडी करा रखी थी एट द रेट 8%, ठीक है, वो रिस्क फ्री रिटर्न था। कंपनी आई उसके पास, कही कि तुम हमारे में 100 रुपये लगाओ, ठीक है। अब सिंस कंपनी है, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर कंपनी से क्या मांगेगा कि हमको 8% तो चाहिए, प्लस सिंस अभी कंपनी रिस्की है तो हमको 2% और चाहिए, तो वो कितना मांगेगा, 10%। यही क्या होगी कंपनी की कॉस्ट। एक बार देख लीजिए इसको, एक बार देखिए इसको। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, 20 मिनट्स तक हो सकता है। ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल is the expectation of providers of capital। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जो फंड प्रोवाइडर्स हैं, जो लोन प्रोवाइडर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। जैसे डिबेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन, तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स की एक्सपेक्टेशंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयरहोल्डर्स की एक्सपेक्टेशन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, बट इसमें एक चीज है, बट इट इज नॉट, इट इज नॉट it is not
what company is paying contractually। देखिए मेरी बात समझिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, समझते हैं, इजी एक्सपेक्टेशन, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या नहीं है, इट इज नॉट व्हाट कंपनी इज पेइंग कॉन्ट्रैक्चुअली। हम आपको कॉन्ट्रैक्चुअली क्या पे कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसको समझ लीजिए एक बार। मैं एक इन्वेस्टर हूं, वही एग्जाम्पल ले लीजिए, डिबेंचर होल्डर हूं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कंपनी है, कंपनी ने अपना बॉन्ड निकाला 100 रुपीज़ का, कंपनी ने अपना बॉन्ड निकाला 100 रुपीज़ का, और कंपनी इस बॉन्ड पे मान लेते हैं 7% का इंटरेस्ट दे रही है। कंपनी ने एक मार्केट में बॉन्ड लॉन्च किया जो कि 100 रुपीज़ का है, और कंपनी उस पर 7% का इंटरेस्ट दे रही है। बट ये जो इन्वेस्टर है, इसकी एक्सपेक्टेशन है मान लीजिए 10%। मैंने क्या बोला, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है 10%। तो अब कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअली इस इन्वेस्टर को कितना देगी, 7%, बट इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, 10%। तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या मान लें, 10%, ना कि 7%। 7% कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होगा, 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। इसको समझते हैं एक बार। अब आप ये बताइए, इन्वेस्टर को चाहिए 10%, कंपनी दे रही है 7%। इन्वेस्टर को चाहिए 10%, कंपनी दे रही है 7%। इन्वेस्टर क्या करेगा, शेयर्स को बॉन्ड को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा। मेरी बात समझिएगा, इन्वेस्टर को चाहिए 10%, कंपनी दे रही है 7%, बॉन्ड को खरीदेगा, बट खरीदेगा एट डिस्काउंट। सुनिएगा मेरी बात को, खरीदेगा एट डिस्काउंट। कितने डिस्काउंट पे नहीं पता, निकालना पड़ेगा, खरीदेगा एट डिस्काउंट। अच्छा, कंपनी इसको कॉन्ट्रेक्चुअली कितना देगी, कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअली कितना देगी, 7% ऑफ 100, और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है 10%। तो कितना आ गया ऊपर, 7/10%, मतलब कितने में खरीदेगा वो, 70 रुपीज़ में। मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या बोला आपको, एक सेकंड रुकिएगा, चेक करने दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, मेरा ऑडियो प्रॉपर है ना, कैमरा बराबर है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेक्टेशंस होती है। इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है, इक्विटी शेयर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है। हम उनको कॉन्ट्रेक्चुअली कितना देते हैं वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में नहीं आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई इन्वेस्टर है, उसको चाहिए 10%, आप उसको दे रहे हो कॉन्ट्रेक्चुअल 7%, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% होगा, ना कि 7%। एग्जाम्पल से समझते हैं, उसको चाहिए 10%, आप उसको दे रहे हो 7%, वो क्या आपके बॉन्ड्स को खरीदेगा, खरीदेगा, बट आपके बॉन्ड को उस रेट पे नहीं खरीदेगा जिस रेट पे आप बेच रहे हो, वो डिस्काउंट पे खरीदेगा। कितने डिस्काउंट पे खरीदेगा, मान लेते हैं कि कितना डिस्काउंट पे खरीदेगा, ये निकालना है ना। तो कंपनी उसको कितना देगी, 7% ऑफ 100, 70 रुपीज़, नहीं 7 रुपीज़, सॉरी 7 रुपीज़। उसको चाहिए कितना, 10%, तो 7/10% कितना, 70 रुपीज़। अच्छा, अब आप ये बताइए, उसने 70 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्टर है, ये कंपनी है, इसने कंपनी में 70 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, कंपनी इसको कितना दे रही है, 7%, तो सॉरी 7 रुपीज़, तो 7 रुपीज़ इसको मिल रहा है, 70 उसने इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न हो गया उसका, 10%। तो 10% को ही कॉस्ट मानेंगे और 7% को कॉस्ट नहीं मानेंगे, ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इसी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअली कितना देती है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होता है। जैसे इस केस में कंपनी कॉन्ट्रेक्चुअली 7% दे रही है, बट इन्वेस्टर को 10% चाहिए, तो 10% ही क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार देख लीजिए उसको, इंपॉर्टेंट है।
ठीक, एक बार इसी पे वापस आता है, इसी पेज पे, और थोड़ा सा एक जो चीज़ें और लिखता हूँ मैं। जैसे अगर मैं डिबेंचर्स की बात करूँ तो डिबेंचर्स को आप क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूँ तो उनको आप क्या देते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो। इक्विटी शेयर्स की बात करूँ तो उनको आप क्या देते हो, इक्विटी डिविडेंड देते हो आप। देखिए मैंने क्या बोला, डिबेंचर्स की बात करें तो उनको आप इंटरेस्ट देते हो, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो, इक्विटी की बात करें तो इक्विटी डिविडेंड देते हो। तो यही क्या हो गई हमारी, यही हमारी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या आ गया, दिख रहा है ना, विजिबल है ना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या आ गया, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। इसको हटाना पड़ेगा, मार्कर हाईलाइट जो भी है। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को रिप्रेजेंट करते हैं केडी से। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को रिप्रेजेंट करते हैं केडी से। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं केपी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को रिप्रेजेंट करते हैं केई से। कॉस्ट ऑफ, एक मिनट रुकेगा, चलिए कोई इशू नहीं है, पीपीटी चली गई है अपनी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो लिखा था अपन ने वो चला गया है, कोई इशू नहीं है। तो समझ में आएगी आपको कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केडी से। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को केपी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को केई से। चलिए अब एक बार थोड़ा सा बुक की रीडिंग कर लेते हैं, पीपीटी की रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चैप्टर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या क्या पढ़ेंगे इसके, इस चैप्टर में नीड, एक मिनट, ठीक है, नीड एंड सोर्सेज पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मीनिंग मैंने आपको समझा दी, क्या क्या सोर्स होते हैं वो भी मैंने समझा दिया आपको। कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट अभी मैंने समझाया। डिवेंचर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केडी से। प्रेफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केपी से। और क्या बच रहा है, इक्विटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, केई से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिवेंचर को केडी से, प्रेफरेंस को केपी से, और इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी सॉरी केई से, ठीक है। फिर एक होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा अब आते हैं डेफिनेशन पे, जो मेन अपना मोटिव था आज का, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इट इज द एक्सपेक्टेशन या इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। अब प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल कौन होते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स, जैसे लेंडर्स, जैसे डेट होल्डर्स, ये सारे प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल है, ठीक है, एज अ कॉम्पनसेशन फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कट ऑफ रेट, हर्डल रेट और मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इतना समझ में आया। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इज द एक्सपेक्टेशन, इट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। प्रोवाइडर्स कैपिटल कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स, ठीक है, फॉर देयर एज अ कॉम्पनसेशन, ठीक है, उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, यहीं पे नीचे एग्जाम्पल है, समझिएगा। इन्होंने, कोई साइंटिस्ट है, इन्होंने लोन लिया मनी लेंडर से 50,000 रुपीज़ का, और इन्होंने रिपेमेंट किया लोन का इंटरेस्ट के साथ, ऑब्वियसली इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो 50,000 ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ये क्या हो गया, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट ही 5,000 का इंटरेस्ट क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपको क्या बोला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड, ये सारे क्या हो गए हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 50,000 का लोन लिया, 55,000 रिपे किया, 5,000 क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लास्ट डिस्कशन लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो पहला फ्रेमिंग डेट पॉलिसी, फ्रेमिंग डेट पॉलिसी, और दूसरा कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। फ्रेमिंग डेट पॉलिसी और दूसरा कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है। एक बार देखिए उसको,
ठीक है, हो गया। अच्छा, अब समझते हैं कि डेट पॉलिसी मतलब यूजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझते हैं ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूजेस ऑफ सीओसी, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी आज गड़बड़ बन रही, पता नहीं क्यों, ठीक है। यूजेस ऑफ सीओसी, ठीक है। यूजेस ऑफ सीओसी क्या है? पहला क्या था? फ्रेमिंग डेट पॉलिसी ना। तो डेट पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया? डेट पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। पेन चेंज कर रहा हूँ, 1 मिनट। मान लीजिए कोई डेट होल्डर है ए, कोई डेट होल्डर है बी, ठीक है, या इन्वेस्टर है। वो आपकी कंपनी में 100 रुपये लगाएगा, ये भी आपकी कंपनी में 100 रुपये लगाएगा, बट इसको चाहिए 10%, इसको चाहिए 12%। मतलब यही क्या बनेगी कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट, यही क्या बनेगी कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट। बताइए, एज अ कंपनी आप इसको इससे लोन लेना एक्सेप्ट करोगे कि इससे लोन लेना एक्सेप्ट करोगे? आप किस पार्टी से, ए और बी में, किससे आप लोन लेना एक्सेप्ट करोगे? आप खुद बताओ सोच के। ऑब्वियसली जिसमें वो कम इंटरेस्ट देना है, तो आप किसको एक्सेप्ट करोगे? ए को, ठीक है, क्योंकि इसको कितना देना है? 10%, ठीक है। तो ठीक है, आप किसको एक्सेप्ट करोगे? ए को, क्योंकि उसको 10% ही देना है, बी को 12% देना है। बी कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब ये क्या होता है, सुनिएगा। मान लीजिए आपके बिजनेस में 10 लाख रुपीज इन्वेस्टेड है, और वो 10 लाख रुपीज पूरा का पूरा आपने डेट से उठा रखा है, पूरा का पूरा डेट से उठा रखा है, मतलब 10 लाख का पूरा डेट से उठा रखा है आपने, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस डेट इसकी जो इंटरेस्ट आ रही है, मान लीजिए इंटरेस्ट है 7%, तो कितना इंटरेस्ट जा रहा है? 70,000 रुपीज जा रहा है। अच्छा, आपके बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और पूरा प्योरली डेट फाइनेंस्ड है, प्योरली डेट फाइनेंस्ड है ना। अच्छा, उसमें आपको कितना देना है? 7%। 10 लाख का 7% कितना हुआ? 70,000 रुपीज। अच्छा, सोच के बताइए आपकी मिनिमम कमाई कितनी होनी चाहिए? आप सबको छोड़ दीजिए एक बार, आपकी मिनिमम कमाई कितनी होनी चाहिए कि आपको इतना तो कमाना ही है? मेरा क्वेश्चन ये है, आपने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखा है, वो 10 लाख पूरा का पूरा डेट फाइनेंस है, और उस डेट में आपको 7% पे करना है, ठीक है। तो आपको कितना कमाना पड़ेगा भाई? आपको एटलीस्ट, मैं ज़्यादा प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपको भी कम से कम एटलीस्ट 7% तो कमाना ही पड़ेगा। मेरी बात समझिएगा, आपको एटलीस्ट 7% तो कमाना ही पड़ेगा। आप 7% कमाओगे, एटलीस्ट आप कुछ प्रॉफिट भले ना कमाओ, लेकिन एटलीस्ट आप इनका तो इंटरेस्ट रिपे कर दोगे। जस्ट ऐसे आप इनका इंटरेस्ट तो रिपे कर दोगे। हाँ, तो मैंने क्या बोला आपसे, आप भले कुछ मत कमाओ, लेकिन एटलीस्ट इनका 7% इंटरेस्ट आपको रिपे करना पड़ेगा। तो 7% ही आपकी क्या हो गई? मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेशन। मतलब आपको भी, मेरी बात सुनिए, आपने किसी से 10 लाख रुपए लिया, वो आपसे 7% मांग रहा है, तो आपको भी तो 7% कमा के देना पड़ेगा। आप 7% कमाओगे तब तो 7% दोगे, मतलब मिनिमम आपको 7% कमाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है, कॉस्ट ऑफ डेट पता है, तो मैं ये पता कर पाऊंगा कि मुझे प्रोजेक्ट से पैसा कितना आ रहा है। मान लीजिए मुझे प्रोजेक्ट से पैसा आ रहा है 7%, तब तो ओके ओके सिचुएशन है। 8% तब तो एक्सेप्टेबल सिचुएशन है। उससे ऊपर मतलब 10, 12 तब तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल सिचुएशन है। 7% है तो ओके ओके है, तब तो मैं ब्रेक इवन पे हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, नहीं समझ में प्लीज़ बता दीजिएगा। देखिए, मेरे बिजनेस पे 10 लाख रुपीज़ लगा है। कितना लगा है? 10 लाख। 10 लाख में इक्विटी है 5 लाख का, और डिवेंचर है 5 लाख का, ठीक है। सिंपल एग्जांपल रखता हूँ मैं। इक्विटी वाला आपसे मांग रहा है 12%, डेट वाला मांग रहा है आपसे 8%, ठीक है। बताइए इसमें कॉस्ट कितनी आ गई? इसमें वेट कर लेंगे, वेट निकाल लेंगे। तो 5 लाख 10 लाख में से उसका 12%,
और 5 लाख 10 लाख में से उसका 8%। ठीक है, ये सिंपल आपने पढ़ा होगा, जैसे लीफो फिफो पढ़ा ना, वैसे वेटेड एवरेज होता है। अगर यही पूरा का पूरा 10 लाख इक्विटी वालों का होता तो तुम्हें सीधा सीधा कहता मेरी कॉस्ट 12% आ रही है, लेकिन जब इक्विटी का पैसा ही 50% है तो हमको 12% का 50% करना पड़ेगा। तो 12% 50% 6%, 8% का 50% 4%। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 4। तो मेरी WACC क्या हो गई, यही होती है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए अगर मेरा पूरा का पूरा पैसा इक्विटी फाइनेंस्ड होता तब तो मैं कहता मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, लेकिन हमने इक्विटी से सिर्फ 50% उठा रखा है, तो कॉस्ट भी कितनी हुई 50%। 12 का 50% कितना 6%। अगर मेरा पूरा का पूरा 10 लाख डेट फाइनेंस्ड होता तब तो मैं बोलता मेरा कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है 8%। अच्छा, लेकिन वो 50% है तो कॉस्ट ऑफ डेट कितनी हो गई 50, मतलब 8 का 50% 4%। अब समझ में आया? चलो गुड इनफ, समझ में आ गया। तो अब मैंने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखा है, ठीक है। अब मैंने 10 लाख रुपए जाके मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे मिनिमम कितना कमाना पड़ेगा, मुझे मिनिमम 10% कमाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इक्विटी वालों को भी सेटिस्फाई करना है और डेट वालों को भी सेटिस्फाई करना है। मतलब मिनिमम मुझे इतना कमाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कमाया तब तो फिर गुड सिचुएशन है। मतलब अगर मेरी रिटर्न 10% आ रही है तब तो फिर मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा। 8% आ रही है, मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट ही नहीं करूँगा। 10% और मोर आ रही है तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो समझ में आया यूजेस ऑफ कैपिटल बजटिंग या यूजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डेट पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है और दूसरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए अब गो थ्रू कीजिए इसको। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा इस छोटे से वीडियो में। इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्टेशन, कंपनी जो कॉन्ट्रेक्चुअली दे रही है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स पढ़े, जैसे इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस। इक्विटी की कॉस्ट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, डिवेंचर की कॉस्ट ऑफ सॉरी KD से, प्रेफरेंस की KP से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट देना, डिविडेंड देना, ये सब चीज़ें। अच्छा, हाँ, इसका यूजेस क्या है, सॉरी इसका यूजेस क्या है डेट पॉलिसी फ्रेम करने में। जो हमको सस्ता लोन देगा वहीं से लोन लेंगे। और दूसरा कैपिटल बजटिंग डिसीजन में, कैपिटल बजटिंग क्या होता है, पैसा कहाँ लगाएं। तो भाई पैसा वहीं लगाना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट आपकी कॉस्ट निकल जाए, कॉस्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो वहीं हम क्या करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का हमको ये बेनिफिट होता है। चलिए, आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।